नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लांट ब्रीडिंग विथ यश पानसूरिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। तो दोस्तों, प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्री मेंडेलियन एरा बिफोर द 1900, दूसरा है मेंडेलियन एरा 1900 टू 1920, तीसरा है पोस्ट मेंडेलियन एरा 1920 टू 1950, चौथा है मॉडर्न एरा आफ्टर 1950। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री मेंडेलियन एरा बिफोर द 1900। तो दोस्तों, हम प्री मेंडेलियन एरा बिफोर द 1900 किसको कहेंगे कि जो मेंडल के लॉ थे वो जो रीडिस्कवर हुए उसके पहले का जो टाइम है उसको हम क्या बोलेंगे कि प्री मेंडेलियन एरा। तो प्री मेंडेलियन एरा में सबसे पहली बात है कि डोमेस्टिकेशन। तो ये डोमेस्टिकेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस द ब्रिंगिंग द वाइल्ड स्पीसीज अंडर द ह्यूमन मैनेजमेंट। इट इज नोन एज अ डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन सिंपली क्या है कि जो वाइल्ड स्पीसीज है हम उसको अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट और ह्यूमन कल्टीवेशन के अंडर लाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। दोस्तों, आप देखिए कि बिफोर द क्राइस्ट 700 बेबीलोन एंड आसियन कल्चर दे आर पोलिनेटेड द डेट पाम आर्टिफिशियली। इतने सालों पहले भी बेबीलोन और आसियन कल्चर को यह भी मालूम था कि हमें डेट पाम के लिए डेट पाम को आर्टिफिशियली पोलिनेशन करना पड़ेगा। इन 1665 क्या है कि रॉबर्ट हुक आए और रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि सेल को डिस्क्राइब किया एंड ही इज फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। उसको क्या कहा गया कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा गया। आफ्टर दैट कैमेरियस फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द सेक्स इन द प्लांट। कैमेरियस ने क्या बताया कि प्लांट में भी सेक्स मौजूद है कि फीमेल सेक्स और मेल सेक्स। आफ्टर दैट इन 1770 थॉमस फेयरचाइल्ड नाम के वैज्ञानिक आए और उसने डेवलप किया कि फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइड। उसने क्रॉस किया, किसके बिटवीन क्रॉस किया कि स्वीट विलियम एंड कार्नेशन। ये जो है कि डायंथस की स्पीसीज है और डायंथस की दोनों अलग अलग स्पीसीज यानी कि स्वीट विलियम एंड कार्नेशन के बीच क्रॉस किया और उसको जो प्रोजनी मिली उसको उसने क्या किया कि फेयरचाइल्ड मूल। ये जो फेयरचाइल्ड मूल है वो क्या है कि फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है और वो किसके बिटवीन है? एक स्वीट विलियम के बीच और कार्नेशन के बीच। और किसने डेवलप किया था कि थॉमस फेयरचाइल्ड ने डेवलप किया था। बाद में जो फर्स्ट प्लांट ब्रीडिंग कंपनी है वो किसने एस्टैब्लिश की थी? विल्मोरिंस ने एस्टैब्लिश की थी इन द फ्रांस। बाद में 1753 में लिनियस ने क्या पब्लिश किया कि उसने अपनी एक बुक पब्लिश की कि स्पीसीज प्लांटेरियम। और जो ये स्पीसीज प्लांटेरियम है वो किसके ऊपर है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर है। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो किसने दिया था कि लिनियस ने दिया था, केरोलस लिनियस ने। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि कोई भी प्लांट होते हैं उसका एक साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम में क्या होता है कि जो पहले होता है वो क्या होती है कि जीनस होती है, बाद में क्या होती है उसकी स्पीसीज होती है। और ये जो दोनों नेम है जीनस और स्पीसीज हम उसको क्या बोलते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो किसने दिया था कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसीलिए हम कैरोलस लिनियस को क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी और फादर ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाद में दोस्तों देखते हैं कि विल्मोरिंस ने क्या किया कि कंसेप्ट ऑफ द प्रोजनी टेस्ट इन द शुगर बीट। शुगर बीट में प्रोजनी टेस्ट का कंसेप्ट किसने दिया था कि विल्मोरिंस ने ही दिया था। बाद में क्नाइट ने क्या किया कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन फ्रूट क्रॉप में जो हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसने किया? तो कि क्नाइट ने किया। अब दोस्तों ये आईएमपी है कि 1859 में डार्विन ने क्या पब्लिश किया कि एक बुक पब्लिश की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो बुक किसकी है कि डार्विन की है और कहा किस साल में पब्लिश हुई थी कि 1859 में। बाद में हमारा आए जेनेटिक्स के फादर 1866 में फादर ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन से देश के थे कि ऑस्ट्रिया देश के थे। उसने पब्लिश किया, किसमें एक्सपेरिमेंट किया था? हमको सबको पता है कि गार्डन पी में एक्सपेरिमेंट किया था और उसके एक्सपेरिमेंट के पेपर का नाम क्या था। तो कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उसके एक्सपेरिमेंट का टाइटल क्या था। एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ये उसके एक्सपेरिमेंट का टाइटल था। और उसने क्या डेवलप किया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्बमेंट। इस और ये जो लॉ है वो क्या है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। किसमें डेवलप किया था उसने कि गार्डन पी में डेवलप किया था। मेंडल ने देखा कि कुछ ना कुछ तो जा रहा है एक जनरेशन की ओर से दूसरी जनरेशन में। और वो मेंडल ने क्या कहा कि कुछ ना कुछ तो कुछ फैक्टर है कोई एक जनरेशन में से जा रहा है कि दूसरी जनरेशन में। बाद में इस फैक्टर का नाम क्या दिया गया कि जीन दिया गया। 1819 रिम्पू ने क्या किया कि फर्स्ट मैन मेड इंटरजेनेरिक क्रॉस किया। रिम्पू ने क्या कहा कि इंटरजेनेरिक क्रॉस किया, किसके बीच में किया कि ब्रेड व्हीट यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम और राई सिकल सीरियल।
इन दोनों के बीच रिम्पू ने क्रॉस किया और वो जो प्रोजनी आई उसको क्या बताया कि ट्रिटिकल। जो ट्रिटिकल है वो क्या है कि दोनों का क्रॉस है ब्रेडविट यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम का और राइका यानी कि सिकल सीरियल का। वो किसने दिया था कि रिम्पू ने दिया था, फर्स्ट मैन मेड इंटरजेनेरिक क्रॉस। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मेंडेलियन एरा 1900 टू 1920। अब 1900 में क्या हुआ कि तीन साइंटिस्ट, एक थे डी वेरिस, एक है कोरेंस और एक है टेंसुमार्क, ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको रीडिस्कवर किया। इन 1900 एक साइंटिस्ट है नेल्सन। नेल्सन ने क्या किया कि इंडिविजुअल ऑफ द प्लांट सिलेक्शन मेथड, प्लांट इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन मेथड किसने दी थी कि नेल्सन ने दी थी। इन 1903 जॉनसन, अब जॉनसन ने क्या प्रपोज किया था कि प्योर लाइन थियरी। अब ये जॉनसन ने प्योर लाइन थियरी प्रपोज की थी कि एक राजमा में यानी कि फेजुलस वुल्गारिस में, एंड दैट प्रोवाइड द जेनेटिक बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन मेथड। जो नेल्सन ने आगे जो इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन मेथड दिया था उसको जेनेटिक बेसिस प्रोवाइड किया कि जॉनसन ने किसके साथ प्रोवाइड किया कि प्योर लाइन थियरी के साथ प्रोवाइड किया। एंड ही ऑल्सो कॉइन्ड द टर्म जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड प्योर लाइन। 1908 में दो साइंटिस्ट आए, एक था हार्डी और एक था वेनबर्ग। उसने क्या डेवलप किया कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉपुलेशन, और उसने एक पॉपुलेशन के लिए एक लॉ डेवलप किया, उसको हम क्या बोलते हैं कि हार्डी वेनबर्ग लॉ। और ये लॉ क्या है कि जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन व्हेन देयर इज अ नो म्यूटेशन, माइग्रेशन, सिलेक्शन एंड रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये है हार्डी वेनबर्ग लॉ का प्रिंसिपल। बाद में 1908 में क्या हुआ कि डेवेनपोर्ट ने क्या डेवलप किया, एक डोमिनेंट हाइपोथेसिस डेवलप की। अब हेटेरोसिस के लिए दो हाइपोथेसिस है, एक है जो डोमिनेंट हाइपोथेसिस है और एक है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस है। जो डेवेनपोर्ट था उसने क्या डेवलप किया कि डोमिनेंट हाइपोथेसिस डेवलप की, और जो ईस्ट एंड सल थे उसने क्या डेवलप किया कि ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस डेवलप की। आगे नेल्सन एहल ने 1909 में क्या किया कि नेल्सन और एहल ने दिया कि मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस फॉर द ग्रेन कलर ऑफ द व्हीट। बाद में ब्रूस, किबले एंड पिलो ने क्या दिया कि इलेबोरेट द डोमिनेंट हाइपोथेसिस। आगे जो डेवेनपोर्ट ने डोमिनेंट हाइपोथेसिस दी थी उसको इलेबोरेट किया और क्या किया कि उसको जेनेटिक बेसिस दिया इस हेटेरोसिस की हाइपोथेसिस को। बाद में सल फर्स्ट कॉइन द टर्म हेटेरोसिस। सल ने क्या किया कि हेटेरोसिस की टर्म कॉइन की। In 1970, जॉन डेवलप द फर्स्ट कॉमर्शियल हाइब्रिड इन द मेज। जो डबल क्रॉस हाइब्रिड थी वो किसने दी थी मेज में, डीएफ जॉन ने दी थी। एंड ही प्रपोज द डोमिनेंस ऑफ द लिंक्ड जीन हाइपोथेसिस। बाद में जॉन्स ने क्या किया कि एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी, उसका नाम क्या है कि डोमिनेंस ऑफ लिंक्ड जीन हाइपोथेसिस। In 1919, Hayes and Garber give the initial idea about the recurrent selection. Recurrent selection का आइडिया किसने दिया था कि Hayes and Garber ने दिया था। And they first suggest this use of synthetic variety for the commercial cultivation of the maize. अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पोस्ट मेंडेलियन एरा 1921 टू 1950। अब 1926 में ईस्ट एंड मेंगल्सड्रॉप्स ने क्या दिया था कि फर्स्ट डिस्कवर द गेमेटोफाइटिक सिस्टम ऑफ द सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी इन द निकोसियाना सैंड्रे। जो फर्स्ट केस था गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी का, वो किसने डिस्कवर किया था कि ईस्ट एंड मेंगल्सड्रॉप्स ने डिस्कवर किया था। बाद में आते हैं 1926 में एनआई वेविलो ने क्या कहा था कि आइडेंटिफाई द 8 मेन सेंटर एंड 3 सब सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी। एंड ही आल्सो प्रपोज दैट द कांसेप्ट ऑफ द पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएशन। पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएशन को हम एक लॉ बोलते हैं, उसका नाम है लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन। वो किसने प्रपोज किया था कि एनआई वेविलो ने प्रपोज किया था। इन 1927 एंड 1928 दो साइंटिस्ट आते, एक है मुलर और एक है स्टेडलर। ये दोनों साइंटिस्ट ने किस में स्टडी किया, तो ये दोनों साइंटिस्ट में म्यूटेशन पे स्टडी किया। जो मुलर ने स्टडी किया कि फ्रूट फ्लाई में एक्सरे का स्टडी किया, और स्टेडलर ने क्या स्टडी किया, तो स्टेडलर ने स्टडी किया कि एक्सरे का स्टडी किया किसमें कि बार्ली में स्टडी किया। ये जो मुलर है, मुलर ने किस में स्टडी किया कि फ्रूट फ्लाई में एक्सरे का स्टडी किया, और स्टेडलर ने कहां पे स्टडी किया, स्टेडलर ने स्टडी किया कि बार्ली में म्यूटेशन का एक्सरे का स्टडी किया। इन 1927 कार्पेंचेको आता है। कार्पेंचेको ने क्या डेवलप किया कि फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड बिटवीन रेडिस एंड कैबेज। कार्पेंचेको ने क्या स्टडी किया, जो रेडिस है, रेडी का साइंटिफिक नेम है रेफेनस सटाइवस, और कैबेज है, और कैबेज का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका ओलेरेसिया। इन दोनों का क्रॉस किया, और कार्पेंचेको को ये लगा कि हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा कि रेडिस का रूट आएगा और कैबेज का स्टेम और लीव्स आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ कि रेडिस का लीव्स आया और कैबेज का
रूट आया। इसीलिए ये जो कार्पेंचेको ने जो हाइब्रिड डेवलप की थी उसका नाम उसने क्या रखा कि रेफेनो ब्रासिका रखा। और ये जो रेफेनो ब्रासिका थी वो अनसक्सेसफुल थी। इन 1933 रोडोस ने क्या किया कि डिस्कवरी ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन द मेज। जो मेज में सीटीएस तीन टाइप की स्टेरिलिटी है, मेल स्टेरिलिटी है, वो किसने डेवलप की थी कि रोडस ने डिस्कवर की थी। बाद में 1934 में डिस्कवरी ऑफ द कोल्चिसिन, डस्टिन ने क्या किया कि कोल्चिसिन की डिस्कवरी की। कोल्चिसिन का दोस्तों हमें यूज मालूम है कि कोल्चिसिन का यूज होता है कि क्रोमोसोमल डबलिंग में होता है और कोल्चिसिन का यूज होता है कि म्यूटेशन में। तो कोल्चिसिन को डिस्कवर किसने किया था कि डस्टिन ने किया था। अब 1935 में नागारू ने क्या प्रपोज किया कि ओरिजिन ऑफ टेट्राप्लॉइड स्पीसीज इन द ब्रासिका। जो इन 1936 इसने क्या सपोर्टेड किया कि इसने सपोर्ट किया कि ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। इन 1939 गोल्डन ने क्या कहा कि गोल्डन ने सजेस्ट किया कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड। अब ये जो सिंगल सीड डिसेंट मेथड है वो किस में यूज की जाती है कि सेग्रीगेटिंग जनरेशन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में यूज की जाती है। वो किसने डेवलप की थी कि गोल्डन ने डेवलप की थी। जेंकिंस ने क्या कहा कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द रिकरेंट सिलेक्शन। अब ये जो रिकरेंट सिलेक्शन है, रिकरेंट सिलेक्शन मींस सिलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज नोन एज अ रिकरेंट सिलेक्शन। अब ये रिकरेंट सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था कि जेंकिंस ने दिया था। इन 1944 ओवरी, मैकलॉड एंड मैकार्टी डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड दे सजेस्ट द डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल नॉट द प्रोटीन। अब ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि 1944 में जो डीएनए है वो हमारा क्या है कि हेरिडिटी मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। अब 1945 में हल साइंटिस्ट आता है तो हल ने क्या कहा कि टर्म रिकरेंट सिलेक्शन इज कॉइन्ड बाय द हल। हल ने कौन सी टर्म कॉइन की थी कि रिकरेंट सिलेक्शन। और एक टर्म कॉइन की थी कि ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस टर्म किसने कॉइन की थी कि हल ने कॉइन की थी। अब 1950 में दो साइंटिस्ट आए, एक ह्यूजिस एंड एक बार्कॉक। अब ह्यूजिस एंड बार्कॉक ने क्या कहा कि फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द स्पोरोफाइटिक सिस्टम ऑफ द सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी इन द क्रेपिस फोइटिडा। अब क्रेपिस फोइटिडा में जो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी देखने को मिलती है वो किसने डेवलप की थी कि ह्यूजिस एंड बार्कॉक को देखने को मिली थी। अब बारबरा मैकलिंटॉक ने क्या देखा था कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन द मेज। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है मेज में वो किसने फर्स्ट पहले डिस्कवर किया था कि बारबरा मैकलिंटॉक ने डिस्कवर किया था। और जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की जो एसीडीसी सिस्टम है, एसी और डीएस सिस्टम है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की, वो किस में डेवलप की थी कि मेज में बारबरा मैकलिंटॉक ने डेवलप की थी। अब दोस्तों देखते हैं कि मॉडर्न एरा आफ्टर 1950 में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ प्लांट ब्रीडिंग में। जेनसन ने फर्स्ट सजेस्ट किया कि मल्टीलाइन वेराइटी इन दी ओट। बाद में नॉर्मन बारलोग ने भी मल्टीलाइन वेराइटी सजेस्ट की, किसमें सजेस्ट की कि मल्टीलाइन वेराइटी इन दी व्हीट। इन 1953 वॉटसन, क्रिक एंड विल्किसन प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था डीएनए का, वो किसने प्रपोज किया था कि 1953 में वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंसन। इन 1956 एच एच फ्लोर ने क्या दिया कि जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस इन द लिंडसी ड्रस। इन 1964 बारलोग ने डेवलप किया कि हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी इन द व्हीट एंड इट इज रिजल्ट इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब जो ये नॉर्मन बारलोग को हम क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो बाद में 1965 में ग्रेफ्यूस ने क्या दिया था कि फर्स्ट अप्लाइड सिंगल डिसेंट मेथड एसएसडी मेथड इन द ओट। जो गोल्डन ने एसएसडी मेथड दी थी उसका फर्स्ट प्रैक्टिकली यूज किसने किया था कि ग्रेफ्यूस ने किया था ओट में। बाद में 1968 में डोनाल्ड ने क्या दिया था कंसेप्ट ऑफ द क्रॉप आइडियोटाइप इन द व्हीट। जो हार्वेस्ट इंडेक्स का कंसेप्ट है, जो क्रॉप आइडियोटाइप का कंसेप्ट है, वो किसने दिया था कि डोनाल्ड ने दिया था। अब 1970 में क्या होता है कि सीटी पटेल ने सूरत कॉटन रिसर्च स्टेशन में क्या डेवलप किया कि फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड डेवलप की, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड डेवलप की कॉटन में। और कौन कौन से पेरेंट लिए थे, जो फीमेल पेरेंट लिया था वो गुजरात 67 था और जो मेल पेरेंट लिया था वो अमेरिकन नेक्टरलेस था। ये दोनों हिर्सुटम पेरेंट का क्रॉस किया और उसने क्या डेवलप किया कि फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड 4 डेवलप की थी। इन 1970 ब्रैग एंड इट्स कोवर्कर इट इंट्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 1970 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ। इन 1976 युआन लोंगपिंग एट द चाइना he developed the first rice hybrid based on the CMS line.
सीएमएस लाइन का यूज करके, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज करके जो राइस में पहली हाइब्रिड थी वो किसने डेवलप की थी? कि युआन लोंगपिंग ने डेवलप की थी इन दी चाइना। और ये जो युआन लोंगपिंग है, हम उसको क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ द हाइब्रिड राइस। इन 1983 फेयरली डेवलप द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इन द टोबैको। जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है वो किसने डेवलप किया था? कि 1983 में फेयरली ने डेवलप किया था। बाद में 1987 में मोनसेंटो ने क्या डेवलप किया था? कि ट्रांसजेनिक कॉटन डेवलप किया था। जो ट्रांसजेनिक कॉटन ने, फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉटन डेवलप किसने किया था? कि मोनसेंटो ने 1987 में। बाद में 1991 में इक्रिसेट, यानी कि हैदराबाद में जो हमारा इक्रिसेट है, उसने क्या डेवलप किया कि वर्ल्ड फर्स्ट पीजेंट पी हाइब्रिड ICPH8 बेस्ड ऑन द GMS, जेनेटिकली मेल स्टेरिलिटी के बेस में जो ICPH8 है, वर्ल्ड फर्स्ट पीजेंट पी हाइब्रिड, वो किसने डेवलप की थी? कि इक्रिसेट ने 1991 में डेवलप की थी। अब 1994 में क्या होता है कि फ्लेवर सेवर टोमेटो का डेवलप होता है। और किन कंपनी ने फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया था? कि केल्जन कंपनी ऑफ द कैलिफोर्निया। अब ये फ्लेवर सेवर टोमेटो है वो किस टेक्नोलॉजी पे बना है? कि एंटीसेंस mRNA टेक्नोलॉजी पे बना है। वो भी फ्लेवर सेवर टोमेटो में क्या होता है कि जो टोमेटो की सेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज किया। बाद में 1996 में ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट क्रॉप प्लांट सोयाबीन आर इंट्रोड्यूस। इन 1997 मोनसेंटो आर इंट्रोड्यूस फर्स्ट टर्मिनेटर जीन। ये टर्मिनेटर जीन क्या है? विच अलाउ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड ओनली वन जनरेशन। ये टर्मिनेटर जीन ऐसा है कि जो जर्मिनेशन है सीड का, एक ही जनरेशन तक हम कर सकते हैं। अगली जनरेशन में जब हम वो सीड सोन करेंगे तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? कि टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। और ये टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी फर्स्ट किस में इंट्रोड्यूस की थी? कि कॉटन में इंट्रोड्यूस की थी मोनसेंटो कंपनी में इन 1997। अब जो ये 1998 में मोनसेंटो दूसरी एक टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, वो टेक्नोलॉजी है ट्रेड टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या है? जो सीड है वो रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ द फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड। वो स्पेसिफिक ब्रांड और स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड से ही रिस्पॉन्स करेगा, दूसरे कोई ब्रांड के स्पेसिफिक फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड से वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड टेक्नोलॉजी। इन 2001 प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट आया। इंडिया में क्या है कि PPVFR एक्ट आया, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स एक्ट। 2002 में क्या होता है कि मैको और मोनसेंटो इंडिया में कोलैबोरेशन कर लेते हैं और बीटी हाइब्रिड रिलीज करते हैं कॉटन की। अब दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया। प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री क्या रही इंडिया में, तो अब देखते हैं। इन 1871 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब 1871 में क्या था कि अंग्रेज का हमारे ऊपर शासन था, और अंग्रेजों ने क्या किया कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया 1871 में एस्टेब्लिश किया। बाद में 1892 में एक साइंटिस्ट को अपॉइंट किया, और वो फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कि सॉइल साइंस का साइंटिस्ट था। इन 1901 5 एग्रीकल्चर कॉलेज आर एस्टेब्लिश। कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? कानपुर, पुणे, सोबुर, लिलियापुर एंड कोयम्बतूर। इन 1905 अब IRA का गठन होता है पूसा बिहार में। तब IRA का नाम क्या था? कि इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये IRA कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ? पूसा बिहार में। अब 1905 में IRA एस्टेब्लिश हुआ। बाद में 1934 में क्या हुआ कि पूसा बिहार में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है, बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। उसका कि वहां पे जो बिल्डिंग है उसमें बहुत बड़ा डैमेज आ जाता है, और इस अर्थक्वेक से, और 1936 में उसको शिफ्ट किया जाता है कि दिल्ली में। और 1946 में, मार्च 1946 में उसका नाम बदल के क्या कहा जाता है? कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों 16 जुलाई 1929 को ICAR नाम की एक संस्था का गठन होता है। उसको हम क्या बोले थे तब? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एस्टेब्लिश इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ICAR का गठन होता है, और उसका फिर से 1946 में नाम चेंज हो जाता है, और उसका नाम क्या हो जाता है? कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1920 में एक कमेटी का गठन होता है, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी। बाद में 1956 में प्रीकॉम आता है। अब ये प्रीकॉम क्या है? प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयलसीड एंड मिलेट। अब जो कॉटन, ऑयलसीड एंड मिलेट था, उसके रीजनल रिसर्च के लिए एक प्रोजेक्ट का गठन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कि प्रीकॉम, 1956 में। अब 1957 में हमारा आता है AICRP। AICRP क्या है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट।
जो AICRP था वो सभी क्रॉप में आया, और पहले किस क्रॉप में आया कि मेज में आया। मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट आया पहले 1957 में। और 1960 में क्या हुआ कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है एस्टैब्लिश एट पंतनगर। पंतनगर में 1960 में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी। बाद में 1961 में क्या हुआ कि फर्स्ट मेज हाइब्रिड वाज रिलीज। और कौन कौन सी हाइब्रिड थी? गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन एंड रणजीत। बाद में 1964 में क्या हुआ कि सोरगम की पहली हाइब्रिड रिलीज हुई, उसका नाम क्या था? CSH1। और 1965 में क्या हुआ कि बाजरा की पहली हाइब्रिड रिलीज हुई, उसका नाम था HB1। अब 1991 में क्या हुआ कि पीजीएनपी की पहली हाइब्रिड रिलीज हुई ICPH8। ICPH8 है वो GMS बेस्ड हाइब्रिड है, और GMS यानी कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा डेवलप की गई हुई ये पीजीएनपी की पहली हाइब्रिड है ICPH8। वो किसने रिलीज की थी? कि इक्रिसेट ने रिलीज की थी। इक्रिसेट हैदराबाद ने रिलीज की थी। और ये जो इक्रिसेट हैदराबाद है वो किसके ऊपर काम करता है? इक्रिसेट हैदराबाद है वो 6 क्रॉप के ऊपर काम करता है। 2 मिलेट यानी कि पल मिलेट और सोरगम, 2 पल्सिस पीजीएनपी और चिकपी, एक है माइनर मिलेट यानी कि फिंगर मिलेट, और एक है ग्राउंडनट। इसके ऊपर ये जो इक्रिसेट है काम करता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इंडियन प्लांट ब्रीडर्स के बारे में। इंडियन प्लांट ब्रीडर्स में सबसे पहले नाम आता है दोस्तों TS वेंकटरमन का। जो ये TS वेंकटरमन है वो क्या है कि एक शुगर केन ब्रीडर है। तो TS वेंकटरमन ने क्या किया कि जो हमारी साउथ इंडिया की जो ट्रॉपिकल कैन है, साउथ इंडिया की जो ट्रॉपिकल शुगर केन है उसको हम क्या बोलते हैं कि सेकेरम ऑफिसिनेरम। जो ये सेकेरम ऑफिसिनेरम है उसका शुगर कंटेंट हाई है। और जो हमारी नॉर्थ इंडियन कैन है उसको हम क्या बोलते हैं कि सेकेरम बारबेरी बोलते हैं। जो ये सेकेरम बारबेरी है उसमें क्या है कि शुगर कंटेंट लो है। अब ये TS वेंकटरमन ने क्या किया कि जो ये ट्रॉपिकल नोबल कैन है उसका क्रॉस किया कि नॉर्थ इंडियन कैन के साथ, यानी कि सेकेरम ऑफिसिनेरम का क्रॉस किया कि सेकेरम बारबेरी के साथ। और उसको क्या मिला कि सेकेरम F1 जनरेशन जो मिली, तो उसको क्या मिला कि जो F1 जनरेशन मिली वो इट इज अ हाई इन शुगर कंटेंट। सो ही ट्रांसफर द थिक स्टेम एंड हाई शुगर कंटेंट टू सेकेरम ऑफिसिनेरम टू सेकेरम बारबेरी। इसको हम क्या बोलते हैं कि नोबिलाइजेशन ऑफ द नॉर्थ इंडियन कैन, नोबिलाइजेशन ऑफ द शुगर कैन। अब ये नोबिलाइजेशन ऑफ द शुगर कैन में किसका रोल था कि एक TS वेंकटरमन का और एक था CA बार्बर का। इन दोनों साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल था ये नोबिलाइजेशन ऑफ द शुगर कैन डेवलप करने में। दूसरा है दोस्तों डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर BP पाल है वो एक वीट ब्रीडर है और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ICR। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट DG ICR के कौन थे? तो है डॉक्टर BP पाल। तीसरे है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जो हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया है हम इसको क्या बोलते हैं? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को हम क्या कहते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ही डेवलप द हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी व्हीट एंड राइस। व्हीट में और राइस में जो ड्वार्फ वैरायटी है वो किसने डेवलप की थी कि MS स्वामीनाथन ने। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। बाद में एक साइंटिस्ट है कि पुष्करनाथ। पुष्करनाथ एक फेमस पोटैटो ब्रीडर है। पांचवे जो है वो है NGP राव। NGP राव क्या है कि एक सोरगम ब्रीडर है। जो वर्ल्ड की फर्स्ट सोरगम हाइब्रिड थी CSH1 वो किसने डेवलप की थी कि NGP राव ने। अब आगे आता है कि के रमैया। के रमैया क्या है कि ये एक राइस ब्रीडर है। राइस में जो CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में जो हाई यील्डिंग वेराइटी डेवलप की थी वो उसमें मेजर रोल किसका था कि के रमैया का था। बाद में है अटवाल। अटवाल एक फेमस पल्प मिलेट ब्रीडर है PAU लुधियाना के। आगे है बॉयसन। बॉयसन एक एमिनेंट मेज ब्रीडर है। सेवरल वेराइटी डेवलप की थी मेज में उसने। नेक्स्ट है धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह एक ऑयल सीड ब्रीडर है। मस्टर्ड, रेपसीड और मस्टर्ड में काफी सारी वेराइटी डेवलप की है धर्मपाल सिंह ने। बाद में एक डॉक्टर CT पटेल। डॉक्टर CT पटेल का दोस्तों आपको सबको पता ही है कि कॉटन ब्रीडर है। उसने वर्ल्ड फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड 4 डेवलप की थी 1970 में। कहां से? सूरत रिसर्च स्टेशन से डेवलप की थी। और उसको हम क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन भी बोलते हैं। और वी संतनाम भी एक फेमस कॉटन ब्रीडर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात की हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।